प्रभु महावीर स्वामी को नमन करते हुए आचार्य भगवंत परम पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब को कोटि कोटि प्रणाम। अरम विद्या प्रणेता परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब को कोटि कोटि प्रणाम। आज का विषय कैंसर, लेकिन मैं बहुत डीप में कैंसर क्या है, कैंसर के टाइप्स क्या है, कैंसर के ट्रीटमेंट के डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। ये विषय बहुत गंभीर है, अगली पीढ़ी का सबसे बड़ा रोग है। जितनी बड़ी चीज़ होती है उतने बड़े रिसर्च, उतने बड़े ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उसी तरह जितनी बड़ी चीज़ उतनी ज़्यादा गलतफहमियां भी होती हैं। तो आज मैं सिर्फ उन गलतफहमियों को दूर करूंगा। सबसे पहली बात, हम में से कितने लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया? हाथ ऊपर कीजिए। बहुत बड़ी संख्या है, ये बहुत अच्छी बात है। जिन जिन लोगों ने नहीं करवाया है उन्हें ये मैं कहना चाहता हूँ कि कैंसर की ट्रीटमेंट बहुत महंगी हो चुकी है। सर्जरी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन, इसके अलावा अन्य न्यूक्लियर मेडिसिन थेरेपीज़ इतने महंगे हैं कि वो कैश पेशेंट्स के आवाके में नहीं होते। इसलिए ये एक गैर समझ या फिर गलतफहमी अगर आपके मन में होगी कि मेरे घर में तो कोई कैंसर पेशेंट नहीं है, मुझे नहीं होगा, मैं क्यों हेल्थ इंश्योरेंस करवाऊँ? नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। ये ट्रीटमेंट ऑप्शन हेल्थ इंश्योरेंस में अवेलेबल है। सभी ट्रीटमेंट्स कैंसर के हेल्थ इंश्योरेंस में हो सकते हैं। प्लीज़ ये गलतफहमी आप हटाइए। दूसरी गलतफहमी हमें जो होती है, व्हाट्सएप पे बहुत नॉलेज आजकल शेयर होता है। डॉक्टर से ज़्यादा हम लोग व्हाट्सएप पे आजकल भरोसा करते हैं। कितने लोगों को लगता है कैंसर वैक्सीन आ चुकी है? हाथ ऊपर कीजिए। नहीं, शर्माइए मत। व्हाट्सएप पे पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है व्हाट्सएप पे कि कैंसर वैक्सीन है? कुछ लोगों ने पढ़ा है, सही बात है, गलत नहीं है। अब कितने लोगों ने ली है? कोई नहीं। कोई लेडीज, स्पेशली यंग लेडीज या फिर बच्चियां 10 साल की, 12 साल की, जिनकी शादी नहीं हुई, उन्होंने कोई ली है वैक्सीन? ली है, एक दो जनों ने ली है। तो ये सबसे पहली गलत फैमिली ये है कि कैंसर वैक्सीन से सारे कैंसर दूर होते हैं। ये गलत फहमी। कैंसर वैक्सीन है लेकिन सभी कैंसर के लिए नहीं। सिर्फ यूट्रस या फिर गर्भपिशवी या फिर सर्विक्स का जो कैंसर है उसके लिए आज कैंसर वैक्सीन मार्केट में हर मेडिकल में अवेलेबल है। लेकिन बहुत लोगों को ये पता नहीं है किसको लेनी है, किनको देनी है, कब देनी है, कितनी देनी है। जैसे कोविड में 2 वैक्सीन लगाए थे, 2 टीके लगाए थे 6 महीने के अंतर पर, वैसे ही कैंसर की वैक्सीन यूट्रस के कैंसर के लिए ली जाती है। उसके बारे में डिटेल में आपको बताता हूं। 3 प्रकार की कैंसर वैक्सीन अवेलेबल है। ये स्पेशली लेडीज को जानना जरूरी है, माताओं को जानना जरूरी है, अपने बच्चों के लिए। 10 से 12 साल की उम्र के लड़के और लड़कियां दोनों को ये वैक्सीन दी जा सकती है। पहले सिर्फ लड़कियों को दी जाती थी, लड़कों को भी पेनिस के या फिर लिंग के कैंसर के लिए वैक्सीन बहुत यूजफुल है। 10 से 12 साल की उम्र के बच्चों को दी जानी चाहिए, ताकि इस वैक्सीन की इम्यूनिटी आने में 10-12 साल लगते हैं। और जब मैरिज हो जाता है, शादी हो जाती है, उसके बाद जो इन्फेक्शंस होते हैं उनकी वजह से जो यूट्रस का कैंसर होता है वो बचा जा सकता है। तो ये वैक्सीन 0 और 6 मतलब 6 महीने के अंतर पे 10 से 12 साल की उम्र के लड़के और लड़कियों को दी जानी चाहिए। अगर नहीं दी गई है तो अपने पीडियाट्रिशियन या फिर बच्चों के जो डॉक्टर है वैक्सीनेशन के, उनसे बात कीजिए। अगर उस टाइम से नहीं दी है, अगर कोई 15 साल का, 18 साल का लड़का या लड़की है, उनको भी दी जा सकती है। शादी से पहले ली जा सकती है। उसके बावजूद भी 45 एज ग्रुप तक कुछ महिलाओं को ये वैक्सीन का फायदा है। सिंपल है। 10 से 12 उम्र के लड़के लड़कियां नहीं दी गई, एटलीस्ट शादी के पहले नहीं लिया, तो 45 से पहले की महिलाओं को दी जा सकती है। इसके अलावा मेड इन इंडिया, अभी 6 महीने पहले कुछ न्यूज़ में आया था, सीरम इंस्टीट्यूट का वैक्सीन आया है। ये वैक्सीन उतना ही यूज़फुल है जितना फॉरेन के वैक्सीन है। कॉस्टिंग कम है। तो अगर आपको लगता है कि वैक्सीन बहुत महंगा है, तो नहीं, कॉस्टिंग बहुत कम हो चुकी है। 0 और 6 महीने के अंतर पर ही लेनी है। हर मेडिकल में ये वैक्सीन अवेलेबल है। तीसरी गलतफहमी, कितने लोगों ने जो हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है उससे हर साल आप अपना चेकअप करवाते हो, फ्री वाला? हाथ ऊपर कीजिए। बहुत कम। इंश्योरेंस वाले बहुत ज़्यादा थे, उनमें से बहुत कम लोगों ने हाथ ऊपर किया है। जो कोलेस्ट्रॉल, बीपी,
ब्लड टेस्ट जो हर साल फ्री होता है उस इंश्योरेंस में, लोग उसका यूज़ नहीं करते। लेकिन क्या उतना काफ़ी है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ बीपी और शुगर आज की बीमारियां हैं? नहीं। जैसे महाराज साहब ने बताया, कैंसर अब सबसे कॉमन रोग होने जा रहा है। जैसे पहले हार्ट अटैक था, एंजियोप्लास्टी अब रूटीनली हो जाती है, वैसे अब कैंसर होने जा रहा है। तो नॉट ओनली दिस, ये 2 टेस्ट फिर जो ब्लड टेस्ट है, इसके अलावा बाकी टेस्ट भी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर कोई स्मोकर्स है या फिर तंबाकू खाने वाले लोग हैं, तो उन्होंने हर साल चेस्ट का एक्सरे और ओरल एग्जामिनेशन, मुंह की टेस्टिंग करानी चाहिए कि कोई छाला है क्या, कहीं कुछ घाव लग रहा है क्या, कहीं कुछ ग्रोथ है क्या, चेस्ट में कुछ पैच लग रहा है क्या एक्सरे के ऊपर। ये टेस्ट हर साल स्पेशली जेंट्स ने करवानी चाहिए। इसके साथ लेडीज़ में जो टेस्ट करवानी चाहिए वो है मैमोग्राफी। महिलाओं में हाथ उठाइए, किन किन लोगों ने एक बार कम से कम मैमोग्राफी करवाई है आज तक? है कुछ लेडीज। अब इन हाथ ऊपर करने वाली महिलाओं में से किन लोगों ने गांठ थी इसलिए करवाई और किन लोगों ने कुछ भी नहीं था इसलिए करवाई? कुछ भी नहीं था वालों ने हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया। तो इसको कहते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब जब अपने को कुछ भी ना हो फिर भी की जाने वाली टेस्ट को स्क्रीनिंग कहते हैं। और तभी जाके, जैसे महाराज साहब ने बताया, केयरलेस, हम लोग आजकल केयरलेस होते जा रहे हैं। जब कुछ होता है तब जाके हॉस्पिटल पहुंचते हैं। कुछ होने से पहले की जाने वाली रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च में आई गई टेस्ट है मैमोग्राफी। किन्होंने करानी चाहिए? हर लेडीज़, चाहे उसको कोई गांठ हो, कुछ निप्पल से डिस्चार्ज हो या ना हो, कुछ भी ना हो, फिर भी 35 एज के ऊपर हर महिला ने हर साल ये टेस्ट करवानी ही है। साल में एक बार, जब तक आप हो तब तक। उसका कोई एज लिमिट नहीं है। कोई 80 साल की माता यहाँ पे बैठी होंगी, ये मतलब नहीं कि अब तो क्या ज़रूरत है, करवानी है। जल्दी पकड़ में आएगा तो ट्रीटमेंट पूरा क्योर पॉसिबल है। दूसरी टेस्ट है पैप स्मीयर। ये नाम किन लोगों ने सुना है? हाथ ऊपर कीजिए। कुछ महिलाओं ने सुना है। अब किन लोगों ने करवाई है? हाथ ऊपर कीजिए। कुछ, बहुत कम। तो ये भी एक टेस्ट है जिससे जो यूट्रस का कैंसर है ये जल्दी पता चलता है। ये 21 साल की या फिर एटलीस्ट मैरिज के बाद हर 3 साल में एक बार की जाने वाली टेस्ट है। ओपीडी में कर जाती है। हम लोग ऑन्कोलॉजिस्ट भी करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी करते हैं। ये आप जरूर करवाइए 3 साल में एक बार। ये दोनों टेस्ट इतनी ज़रूरी है फॉरेन में कि उसके अलावा इंश्योरेंस रिन्यूअल भी नहीं करवाते फॉरेन में। आप प्रीमियम भर दे लेकिन इंश्योरेंस रिन्यूअल नहीं होता जब तक ये टेस्ट के रिपोर्ट हाथ में नहीं आती। इतनी ज़रूरी फॉरेन में है। इंडिया में भी अब ये कंपलसरी होने जाने वाला है। हम जैन लोग हैं, हम बहुत सज्जन लोग हैं। ये 2 चीज़ें तो क्या, हम लोग नॉनवेज को आज ही बात नहीं छूते, फिर भी कैंसर होता है। लेकिन हमारे समाज में कैंसर बहुत कम प्रमाण में दिखाई जाता है क्योंकि हम लोग इसका सेवन नहीं करते। बहुत कॉमन चीज़ है सिगरेट, अल्कोहल, मुंह का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, चेस्ट का कैंसर। लेकिन इसमें एक गलत फैमिली या फिर कुछ पेशेंट्स मुझे सवाल ये पूछते हैं कि सर मैं तो एक बार भी सिगरेट नहीं लिया, मेरा दोस्त रोज़ 1 पैकेट ख़त्म करता है, उसको कुछ नहीं हुआ, मुझे हुआ, क्यों? इसका एक कॉमेडी एग्जाम्पल बताता हूँ। अपन अगर एनिवर्सरी भूल गए मिसेस का, घर में एंट्री मिलती है क्या? लेकिन अनेक कारण होते हैं या फिर कई बार कुछ भी कारण नहीं होता फिर भी घर में एंट्री नहीं मिलती। मूड के ऊपर रहता है मिसेस के। वैसे ही सिर्फ सिगरेट और तंबाकू पीने वाले को ही कैंसर होता है ऐसे नहीं है, अनेक कारण है। जेनेटिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है और जेनेटिक्स पे हैम्पर करता है हमारा लाइफस्टाइल। हम जो खाते हैं, जो एयर में पोल्यूशन है, उसके कारण हमारे जीन्स पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है और उन जीन्स की डिफेक्ट की वजह से डायरेक्ट कैंसर बनता है। जेनेटिक्स मतलब ये नहीं कि हमारे माँ बाप को कैंसर था इसलिए होगा, उसको कहते हैं हेरिडिटरी या फिर फैमिलियल कैंसर। जेनेटिक्स अपने खुद के जीन्स वो हैम्पर होते हैं लाइफस्टाइल की वजह से, इसलिए सिर्फ इन चीज़ों को लाइफस्टाइल नहीं कहते। हम जो फास्ट फूड खाते हैं, हम जो पोल्यूशन या फिर जो एयर पोल्यूशन है उसमें हम लोग रोज़ गाड़ियाँ चलाते हैं, उसकी वजह से अनेक कैंसर होता है। सन की वजह से अगर मोर देन इनफ धूप में अगर हम खड़े रहे, मोर देन इनफ, विटामिन डी के लिए खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मोर देन इनफ अगर हम सन में खड़े रहते, जैसे कुछ फार्मर्स होते हैं, शेतकरी है, 10 से 12 घंटे खेतों में काम करते हैं, लिप का कैंसर या फिर स्किन का कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। ये सब लाइफस्टाइल फैक्टर्स है जो आजकल बढ़ रहे हैं। अगली गलतफहमी,
ये चित्र में दिख रहा है, एक बेटी है, उसकी माँ है और उसकी दादी है ना, फिर नानी, बेसिकली नानी है। फैमिलियल कैंसर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये सवाल हमें पूछा जाता है, ये गलत फहमी होती है कि मेरी माँ को कैंसर था ब्रेस्ट का तो मुझे भी होगा। नहीं, ऐसा रूल नहीं है। उतनी रिस्क डेफिनेटली नॉर्मल लेडीज से ज़्यादा आपको है, लेकिन होगा ही होगा ये रूल नहीं है, इसलिए डरिए मत। इसके लिए कुछ टेस्ट हैं, BRCA ब्राका नाम की एक टेस्ट की जाती है उन लेडीज़ में जिनको कैंसर हो चुका है, और अगर वो टेस्ट उनमें पॉजिटिव आती है तो उनकी लड़की या फिर उनकी पोती या फिर दोइती जो है उसमें कैंसर का रिस्क कितना है ये पता चलता है। तो बिल्कुल डरना नहीं है कि मेरी मम्मी को था मुझे भी होगा क्या। डायरेक्ट उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन डायरेक्ट उतना नहीं है, उस टेस्ट के बाद पता चलता है। एक और गलत फैमिली, ये शाकाल का फोटो है, सब जानते हैं कुलभूषण खरबंदा जी है, शाकाल का रोल किया था कि कीमोथेरेपी के बाद मेरे बाल झड़ जाएंगे। नहीं जी, ये फुल स्टॉप नहीं है, इसके बाद कॉमा है, आधी बात बताई गई है। आधी बात यह है कि 6 महीने बाद आप रेखा जी जितनी सुंदर दिखेंगी। ये लोगों को पता नहीं है। उतने ही घने बाल वही कलर के आ जाते हैं 6 महीने में, और साल भर में उनकी लंबाई काफ़ी हद तक हो जाती है। तो कीमोथेरेपी से बाल झड़ना बराबर है, लेकिन ये गलत फहमी है कि वापस नहीं आएंगे, पूरे आ जाते हैं वही कलर के, उतने ही घने। बहुत पेशेंट्स तो इतने फनी है कि ये नहीं पूछते कि सर हमारा कैंसर ठीक होगा क्या। मुंह के कैंसर वाले पेशेंट पूछते हैं सर हम कैसे दिखेंगे, क्या हम बोल पाएंगे, क्या हम खा पाएंगे। लेडीज़ पूछते हैं क्या बाल जाएंगे, क्या मैं बेड पे रिडन हो जाऊंगी। हाँ, ये सब सवाल ज़रूरी है, लेकिन ये सवाल सेकंड फ्लोर पे आने चाहिए। मेन सवाल ये आना चाहिए कि क्या हम कितने हद तक ठीक होंगे, कितना कीमोथेरेपी, कितना सर्जरी, कितना रेडिएशन लेगा। तो बहुत पेशेंट्स ये बाकी सवाल लेके आते हैं और ये गलत फहमी होती है कि ट्रीटमेंट से बाल जाएंगे, तो ये गलत है। एक और गलत फहमी या फिर एक और सवाल जो पेशेंट्स स्पेशली जो माताएं हैं, एजेड है, बूढ़े हैं, वो पूछते हैं कि क्या मेरे कैंसर ट्रीटमेंट के दरमियान या फिर कैंसर होने के बाद मैं अपने पोतों के साथ, पोती के साथ खेल पाऊंगी। बहुत ज़रूरी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। उनकी उम्र अब कुछ साल ही है, तो उसमें उनको ये डर है कि क्या मेरी वजह से मेरे पोता पोती को ये कैंसर हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं, तो ये गलत फहमी हटा दीजिए। कैंसर संसर्गजन्य रोग नहीं है। छूने से, साथ में सोने से, खेलने से ये कैंसर नहीं फैलता। जो भी कैंसर पेशेंट से बिंदास अपने पोता पोती के साथ, अपने परिवार के साथ रह सकते, खेल सकते, कैंसर ट्रीटमेंट के दरमियान भी। ये गलत फैमिली प्लीज़ आप हटा दीजिए। क्या दिख रहा है आपको फोटो में? कोई महिला जिन्होंने एक बहुत मस्त रेसिपी बनाई है उसको चख के देख रही है कि टेस्ट कैसा है। बायोप्सी क्या होती है? इसको बायोप्सी बोलते हैं। बायोप्सी नाम सुना है? तो यही है बायोप्सी। लोगों को डर लगता है बायोप्सी से कैंसर बढ़ता है या फैलता है, ये गलत फहमी है। ये बायोप्सी ही तो है, जो बनाया है या फिर जो है उसका एक छोटा सा सैंपल लेके उस दीदी ने टेस्ट किया और फिर अपने परिवार को खाना खिलाया। बायोप्सी में हम एक नीडल डाल के एक छोटा सा सैंपल लेके उसको टेस्ट करवाते हैं और फिर हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो ये टेस्ट और हम लोग जो बायोप्सी का टेस्ट करते हैं वो सेम ही है। तो बायोप्सी का जो गलत फहमी है वो हटा दीजिए। बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता। बायोप्सी से सिर्फ पता चलता है कौन से टाइप का है, कौन से स्टेज का है, क्या है। कितने लोगों को लगता है कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? हाथ ऊपर कीजिए। बहुत ज़्यादा संख्या है। यस। अब कितने लोगों को लगता है सभी कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं? कम है लोग। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कैंसर के स्टेजेस। ये बॉडी के कुछ ऑर्गन्स है, अवयव है। इसमें एक रेड डॉट आपको दिख रहा है, ये एक ही अवयव से लिमिटेड है, ऑर्गन से लिमिटेड है। इसको कहते हैं स्टेज 1 कैंसर, क्योंकि वो एक ऑर्गन से लिमिटेड है। ये जब बढ़ चुका है, इसका साइज भी बढ़ गया और उसके आसपास को जो ऑर्गन था ऊपर, क्रिसेंट शेप स्टमक है वो, उसको उसने कैप्चर कर लिया। ये है स्टेज 2 या फिर स्टेज 3 कैंसर।
और इस फोटो में आप देखिए वो लंग्स या फिर फेफड़ों तक अनेक डॉट डॉट्स अलग पहुंच गए, वो है लास्ट स्टेज या फिर स्टेज 4 कैंसर। इन 4 स्टेजेस में से आपको क्या लगता है कौन सा स्टेज पूरी तरह से क्यूरेबल है? फर्स्ट, करेक्ट। फर्स्ट स्टेज पूरी तरीके से और कुछ हद तक सेकेंड स्टेज पूरी तरीके से क्यूरेबल है। जैसे महाराज साहब ने अभी बताया, केयरलेसनेस आजकल बहुत दिख रहा है। हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम लोग स्टेज 1 में आ चुके हैं। बहुत पेशेंट्स मुंह में छाला होता है 3-3 महीने तक नहीं आते क्योंकि उनको दर्द नहीं होता। प्रॉब्लम वहाँ है। सबको लगता है कि दर्द होता है तभी डॉक्टर के पास जाना है। छाला है भर जाएगा, ब्रेस्ट में गांठ है पिघल जाएगी, दर्द होगा ब्रेस्ट में या फिर छाले में जब दर्द होगा या पेट में दर्द होगा तभी डॉक्टर के पास आते हैं। माहवारी या फिर ब्लीडिंग जब होता है, नॉर्मल ब्लीडिंग है चलो हो जाएगा रुक जाएगा, जब पेन शुरू होता है पेट में तब जाके डॉक्टर के पास आते हैं। ये सब केयरलेसनेस है। अर्ली स्टेज कैंसर क्यूरेबल है। अर्ली स्टेज में डायग्नोस करने के अनेक तरीके हैं, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ब्रेस्ट कैंसर में अगर कोई भी गांठ 3 महीने में दुगने साइज की हो रही है, हार्ड है, कड़क है, दर्द नहीं है, कांख में कोई गांठ लग रही है, निप्पल से रेड कलर का पानी आ रहा है, निप्पल अंदर की तरह खींचा गया है, गांठ के ऊपर का स्किन अंदर की तरह खींचा गया है, तो ये सब साइंस अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के हैं। गांठ है मतलब सिंपल गांठ नहीं है, ये सब चेक कीजिए। हर महिला ने हर महीने 12वें दिन, 12वें मतलब पीरियड्स के 12वें दिन अपने ब्रेस्ट को सेल्फ एग्जामिनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। उससे अर्ली ब्रेस्ट कैंसर या फिर गांठें पता चलती है। हर महीने 12वें दिन अपने दोनों ब्रेस्ट को आईने के सामने या फिर बाथरूम में खुद को स्नान करते हुए चेक कीजिए, गांठ लगती है। ओरल कैंसर, मुंह का जीभ का कैंसर जो जेंट्स में पाया बहुत कॉमनली जाता है, कोई भी छाला जो 15 दिन से ऊपर आपके मुंह में है, ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना जरूरी है। स्पेशली स्मोकर्स, तंबाकू खाने वाले लोग, उनको तो तुरंत। अर्ली साइंस क्या क्या है? छाला जो 15 दिन में नहीं भर रहा, गले में कोई गांठ जो बढ़ रही है, मुंह का साइज कम हो रहा है, कोई दांत जो इतना हिल रहा है कि वो हाथ में आ गया, ये सब साइंस है कि नीचे कुछ तो है जो कैंसर हो सकता है। यस, अपन डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाके ये चेक करवाइए या फिर उनको ये बोलिए कि दांत निकालने के बाद अंदर कुछ है क्या, हिलने वाला दांत, या फिर जो छाला है वो 15 दिन से अगर मल्टीविटामिन, विटामिन के टैबलेट, एंटीबायोटिक ये लेने के बाद अगर नहीं भरता है, उसकी बायोप्सी करना जरूरी है। अर्ली साइंस है, पकड़ में आना बहुत ज़रूरी है। बहुत पेशेंट्स का मुंह धीरे धीरे बंद हो जाता है, स्पेशली तंबाकू खाने वाले, उनमें अंदर क्या चल रहा है पता नहीं चलता, इसलिए उनको हर 6 महीने में अगर मुंह का साइज़ कम हो रहा है तो चेक करवाए कि अंदर कोई छाला है क्या। इसके अलावा एक बहुत कॉमन सिम्टम जो माताओं को होता है, माहवारी बंद होने के बाद कुछ साल के बाद थोड़ा सा ब्लीडिंग होना, उनको लगता है नॉर्मल है रुक जाएगा। ये पहला और आखिरी साइन है यूट्रस के कैंसर का, प्लीज़ ध्यान रखिए। ब्लीडिंग रुकने के बाद अगर ब्लीडिंग होता है, मतलब 50-55 के बाद जब पीरियड्स रुक जाते हैं और फिर कोई स्पॉटिंग होती है, दैट इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट साइन कि आप क्यूअर हो सकते हैं अगर वो कैंसर है तो याद रखिए वो फर्स्ट साइन है। ये था कैंसर के बारे में गलत फहमियाँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पे इस तरह के अनेक वीडियोस है जनरल पब्लिक के लिए, कैंसर के डिटेल्स दिए हुए हैं। मेरा नाम डालेंगे तो ये चैनल आ जाएगा। मेरा एड्रेस, मैं विमान नगर में मेरी ओपीडी है, महावीर हॉस्पिटल औरंगाबाद में मैं ऑपरेट करने आता हूँ। डॉक्टर कमलेश मुत्ता मेरे लिए पेशेंट्स अरेंज करते हैं। धन्यवाद। ये मेरा फ़ोन नंबर। थैंक यू सो मच। संघ का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कोटि कोटि प्रणाम मार साहब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत सहज हिंदी में और बहुत सहज तरीके से, इतनी सरल तरीके से इतने जटिल विषय को आपने प्रस्तुत किया। हम महसूस करते हैं कि पब्लिक आपको अभी भी और सुनना चाहती है, क्योंकि ये लोगों के जीवन मरण का विषय बन चुका है। केवल एक सवाल डॉक्टर साहब मेरी ओर से है, स्मोकिंग नहीं करता लेकिन पैसिव स्मोकिंग के कारण से भी कैंसर हो सकता है क्या?
स्मोक मैं ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास बैठ करके कोई स्मोक कर रहा है, तो उसका तो धुआं बाहर निकल गया, लेकिन मेरे अंदर जो धुआं गया वो बाहर निकलता नहीं है। तो क्या पैसिव स्मोकिंग भी एक कैंसर का कारण हो सकता है क्या? यस, ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली महिलाओं के लिए। मैंने ये सब्जेक्ट इसलिए छेड़ा कि मैं पहले डॉक्टर से प्रूव कर लूँ, है ना। आई नो कि जो कैंसर, जो स्मोक नहीं करते उनको कैंसर जो होता है, उसमें मोर देन 70% रीज़न होता है कि वो स्मोकर के साथ रहते हैं, और स्मोकर का धुआं उसने जो स्मोक अंदर लिया है वो बाहर निकाल देता है। लेकिन जिसका पैसिव स्मोकिंग होता है, जो उसके साथ खड़ा रहता है, उसका धुआं उतना बाहर नहीं निकलता है। इसलिए स्मोकर के साथ खड़े रहना और स्मोकिंग करने वाले को देखना और उसके पास में खड़ा रहना, ये एंजॉय वो कर रहा है, सज़ा तुम भोगोगे। इसलिए खास करके माताओं से आग्रह है कि यदि दादाजी पिताजी स्मोक कर रहे हो तो बच्चा उनके पास मत दीजिए, बच्चे को उनके गोद में दीजिए मत, वेरी डेंजरस। वे उसको कैंसर गिफ्ट में दे रहे हैं। इसलिए भगवान महावीर ने जो कहा था चरंग सूत्र में, तेसिम्पि वयम लज्जामो, मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ, लेकिन जो करते उनके लिए मैं शर्मिंदा हूँ कि उनकी स्मोक की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ेगी। और सेम गुटखे का भी है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि वो पी रहा है तो उसका ही नुकसान होगा, मेरा क्या नुकसान होगा। उसका नुकसान होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन आप उसके पास है तो आपका नुकसान पक्का होगा। इसलिए स्मोकर की सोबत छोड़िए। बराबर है डॉक्टर साहब? ठीक, धन्यवाद डॉक्टर साहब। हाँ क्या गुटके के बारे में बोलने के लिए प्रवीण ऋषि लगता है, या फिर डॉक्टर गंगवार लगता है ना? जिन्हें भी प्रश्न पूछना है, आज समय की मर्यादा है, मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक 11 बजे से दोपहर की 3 बजे तक बिल्कुल सामने ही भगवान महावीर हॉस्पिटल है, डॉक्टर भलगट जी वहाँ पर उपस्थित है। आज सभी को मैं संघ की ओर से विनंती करता हूँ भलगट जी को कि फ्री ऑफ कंसल्टेंसी आप दे। सब यहाँ पे श्रावक श्राविका जो है, जिन्हें भी कैंसर से संबंधित कोई भी शंका है, निसंकोच आप। इंद्रचंद साहब, व्हाई फ्री ऑफ? व्हाई फ्री ऑफ? फ्री क्यों? आपके समाज का डॉक्टर इसलिए? नहीं गुरुदेव, आज बहनों की हिम्मत हो गए। नहीं हिम्मत हो जाए, लेकिन आपके समाज का डॉक्टर इसलिए फ्री। तो जिन्हें भी शंका है आप डॉक्टर साहब के पास ज़रूर पधारिए। आपके जो भी बीमारी के बारे में कुछ पूछना है, जैसे गुरुदेव ने फरमाया सिगरेट के बारे में, गुटखे के बारे में, आप ये सभी चीज़ों का ध्यान रखें। आज डॉक्टर साहब यहाँ है। गत 4 महीने से हम देख रहे हैं कि मात्र 1 मिनट भी हम अपनी धर्म सभा में वेस्ट न करते हुए, ये पूरी धर्म सभा गत 4 महीने से चल रही है और ये बहुत गंभीर विषय था। इसलिए गुरुदेव ने 10-12 दिन पहले ये परमिशन दी थी और आज खास पूना से भलगट जी यहाँ पधारे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।